हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? और आज हमारा भाषा विज्ञान का समापन हो जाएगा। आज हम भाषा विज्ञान अपनी पूरी यूनिट कर चुके होंगे। आज का ये भाषा विज्ञान का अंतिम व्याख्यान होगा, लेक्चर होगा। तो इसके बाद में हम जो शुरू करेंगे अपनी यूनिट 4 को शुरू करेंगे, जिसमें हम वैचारिक हिंदी की वैचारिक स्थिति को जानते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि के अलग अलग विद्वानों ने विचारधाराएं जो दी हैं वो हमारे साहित्य में क्या काम आती हैं, साहित्य में कैसे कैसे वो योगदान देती हैं, कैसे कैसे वो विचारधाराएं, वैचारिक पृष्ठभूमियां हमारे साहित्य को आगे बढ़ाती हैं। तो आज जो हम जानेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानेंगे। और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जल्दी से जल्दी उनको भी बुला लें, क्योंकि जल्दी में आज हम इस क्लास को अपना समापन दे देंगे और अपनी जो भाषा विज्ञान की यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में व्याकरणिक पार्ट बचता है, वो बाद में वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है हमारे यूजीसी नेट के लिए। एक दो क्वेश्चन वैसा आ जाता है, उसके भी एक दो क्लास बाद में कभी संडे वनडे के दिन में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन भाषा विज्ञान है वो यहीं तक समाप्त हो जाता है। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानते हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या होती है? हिंदी की संवैधानिक स्थिति असल में जो हिंदी है उसको संविधान में क्या स्थान दिया गया है उसके बारे में हमें जानना है। हिंदी को क्या कहा गया है, राजभाषा कहा गया है, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा गया, वो सब इसमें लिखा हुआ है। हिंदी की जो मतलब भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, ठीक है, और किस अनुच्छेद में उसको स्थान दिया गया है, किस अनुसूचियों में उसका स्थान दिया गया है, और उसकी राजभाषा के साथ साथ जो हिंदी की जो लिपि होगी वो क्या होगी, वो सभी इसके बारे में डिस्कस किया होता है। इस सभी को पॉइंट पॉइंट लिखा होता है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, और उसी को हम अच्छे से यहां पढ़ेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने यहां लिखे हुए हैं, उन सभी को नोट कर लेना, ठीक है, उन सभी को याद कर लेना। बस वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा संविधान तो पढ़ना नहीं है, हमें अपने हिंदी के बारे में जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनको निकाल करके उनको पढ़ना है। जैसे कि मान के चलो, हमारा सबसे पहले जो पॉइंट आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित यानी कि हिंदी के साथ 14 भारतीय भाषाएं थी। संविधान की 8वीं अनुसूची मतलब जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा जो सबसे पहले संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जो कि लागू हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उसके अंदर यानी कि मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, ठीक है, उन सभी के बारे में बताया गया है कि मूल संविधान में हिंदी के साथ 14 भारतीय भाषाएं थी, यानी कि इन 14 में ही भारतीय भाषाएं शामिल थी, ठीक है। और 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1967 में 21वां संविधान संशोधन में हमें जो देखने को मिली थी वो सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन में 1967 में। तो कितनी हो गई? एक जुड़ गया तो यहां 15 हो गई, ठीक है, 14 से 15 हो गई, एक जुड़ गया तो। फिर उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1992 में हमारे सामने आता है। और 1992 के अनुसार हमारे सामने 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 1992 में 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली नेपाल की, मणिपुरी मणिपुर की, कोंकणी गोवा की है। तो ये 3 और जोड़ी गई, तो 15 और 3 कितने हो जाते हैं? फिर हमारे सामने 18 हो जाती हैं। 15 को हम यहां से काट देंगे क्योंकि 18 हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में 71 के बाद में 1992 में हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ था। और 1992
और 1992 से भी हम याद रख सकते हैं कि 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसमें हमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? वो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। इसको हम बोलते हैं BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 18 और 4 कितनी हो जाती हैं? 22। तो कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 22 भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। कितनी को? 22 को। ठीक है, कितनी को दिया गया है? 22 को। तो 14 थी पहले, उसके बाद में हमारी सिंधी जोड़ी गई। यहां से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहां से मिल सकता है, यहां से मिल सकता है, इस पॉइंट से मिल सकता है और इस पॉइंट से भी। इन सभी पॉइंटों में क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले उसको नहीं पता। ठीक है, तो 22 भाषाएं टोटल हैं वर्तमान संविधान में, और मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 थी। इन 14 के अंदर ही हिंदी भी है। कभी तुम यहां सोचो कि हिंदी सहित 14 और 15 नहीं थी, 14 थी। हिंदी भी 14 में ही शामिल थी। ठीक है, हिंदी सहित 14 थी, हिंदी के साथ मिलाकर 14 थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारे भारतीय भाषाओं को यानी कि 22 बताया गया है। वर्तमान में 22 हैं, मूल में 14 थी। यह क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में हिंदी की जो स्थिति है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक हमें हिंदी की स्थिति देखने को मिलती है। यहां पे नोट किया गया है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और भारतीय संविधान के यहां देखो 1949 में तो इसको क्या गया था? दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 14 सितंबर 1950 में इसको मान्यता मिल गई थी। 14 सितंबर 1950 में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, और जब देखो 14 सितंबर 1949 में दर्जा दिया गया था, और इसी बिल को 14 सितंबर 1950 में मान्यता मिल गई थी। और 14 सितंबर 1953 से यहां एक पॉइंट और है, कि 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था। यहां 3 डेट हमारे सामने आती हैं: 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1953। तो इन तीनों डेटों में जो हमारे सामने आएगा, देखो 14 सितंबर 1949 को क्या था? दर्जा मिला, राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, दर्जा मतलब बिल पारित मान सकते हैं कि इसको बिल को पारित किया गया था, यानी कि उसको संशोधन किया गया था, या इसमें लिखा गया था, या इसको कहा गया था। लेकिन इस बात को 14 सितंबर 1950 में मान्यता मिल गई थी कि हाँ ठीक है, हमारी ये भारत की जो राजभाषा होगी, यानी कि कार्यालयों में काम करने वाली कामकाज की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। इस बात को स्वीकृति यानी कि मान्यता मिल गई थी 1950 में, 14 सितंबर 1950 को। और 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राजभाषा जो होती है वो होती है किसी भी संघ के कामकाज की भाषा, किसी भी संघ के कामकाज की भाषा। और राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं कहा गया, भारत की कोई राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि
भारत एक राष्ट्र ना होकर के संघ का एक राज्यों का संघ है, राज्यों का एक संघ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां भाषाएं बोली जाती हैं। तो सभी सामने आके खड़े होने लगे थे, सभी हर राज्य के लोग सामने आके खड़े होने लगे थे कि हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसलिए फिर बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि हिंदी जो होगी वो भारत की या संघ की राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा कोई नहीं होगी। यहां कुछ अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक जो इसकी स्थिति है उसको दर्शाते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। जैसे कि अनुच्छेद 343 है, इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, इतना याद कर लेना बस। ठीक है, तुमसे पूछा जा सकता है कि संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद में है, तो पहला ही अनुच्छेद जो हमारा हिंदी की स्थिति को दर्शाता है, कौन सा, 343। उसके बाद में 344 है। यह क्या कहता है कि आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो कि हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा कि जैसे किन कार्यों में हिंदी का हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा और संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद जो राष्ट्रपति होगा वो एक संगठन को, एक आयोग को बनाएगा, एक आयोग को गठित करेगा जो कि जिस आयोग का काम क्या होगा, हिंदी का कैसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है, कैसे कैसे प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है और न्यायालयों में जो हिंदी है उसको कैसे प्रयोग को उसका बढ़ाया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 345 क्या कहता है? अनुच्छेद 345 कहता है कि विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या आंशिक भाषाओं को हिंदी को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय कार्यों के लिए अंगीकार कर सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात में अगर हम कहें कि विधानमंडल विधि द्वारा अपने राज्य में हिंदी को या फिर उसी राज्य में जो आंशिक भाषाएं हैं उनमें से या उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली जो अलग अलग भाषाएं होती हैं उनमें से किसी को अपने राज्य के जो शासकीय कार्य होते हैं, शासकीय कामकाज होते हैं, उनमें से प्रयुक्त कर सकता है। वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति की मंजूरी के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 346 क्या कहता है? पत्र व्यवहार की भाषा, शिक्षा नहीं भाषा, पत्र व्यवहार की भाषा। तो पत्र व्यवहार की भाषा क्या मतलब? एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो पत्रों लेखन का, बातचीत का आदान प्रदान होता है, पत्रों से जो लेटर्स जाते हैं, लिख करके पत्र दिया हमने, या फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो भी बातचीत होती है, पत्र व्यवहार होता है, उनकी जो भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। किसने कहा है? ये कहा गया है अनुच्छेद 346 में। ठीक है, अनुच्छेद 347 क्या कहता है? यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उपबंध कर सकता है। मतलब कह सकते हैं सीधी बात में कि जो अनुच्छेद 347 है वो ये कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, मान के चलो कोई एक राज्य है, उसमें कोई अलग बोली बोली जाती है और उस राज्य के जो बोली बोली जा रही है वो बहुत ज़्यादा लोगों में बोली जा रही है, और वो लोग ये कहें कि हमारी मांग है कि हमारी भाषा को, जो हमारी बोली है, उसको दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। एक तो राजभाषा है ही, दूसरी जो है वो जैसे कि इंग्लिश, कहीं कहीं इंग्लिश है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है ना, वहाँ एक तो राजभाषा तो
हिंदी है, दूसरी भाषा इंग्लिश है और फिर बाद में उनकी आती है। तो उन्होंने उनकी मांग है कि दूसरी भाषा के रूप में तो हमारी भाषा को ये मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में है 348, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में भी सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। मतलब जो संसद है वो विधि के अनुसार जो कानून लिखा गया है, कानून बनाया गया है, उसी के अनुसार कोई ना कोई उपबंध करे, कोई ना कोई कार्य ऐसा करे। जब तक ऐसा कोई उपबंध ना करेगी कौन संसद, तब तक उच्च न्यायालय और न्यायालयों की जो सारी कार्रवाइयां होंगी वो सब अंग्रेजी में होंगी, हिंदी में नहीं होंगी। हिंदी में कब होंगी? जब संसद विधि द्वारा कोई उपबंध कर देगी। उसके बाद में है 49 है। 49 में क्या कहा गया है? यदि राजभाषा से मतलब यदि संसद यदि राजभाषा से संबंधित, 349 में कहा गया है जो संसद है वो राजभाषा से संबंधित कोई भी उपबंध या फिर कोई भी विधेयक या फिर कोई संशोधन प्रस्तावित करना चाहती है तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। यहां पूर्व है, ठीक है, पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। 350 कहता है कि भाषाई तौर पर अल्पसंख्यक वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मतलब जो भाषा के अनुसार अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कि भाषा के अनुसार अल्पसंख्यक लोग हैं, कोई ऐसा क्षेत्र है बहुत कम लोग हैं और उनकी खुद की बोली है, वो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उनके लिए एक अलग से क्या किया जाए, अलग से विशेष ध्यान दिया जाए। राष्ट्रपति उसमें उसके लिए भी राष्ट्रपति एक अधिकारी को नियुक्त करेगा, एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जो कि अल्पसंख्यक, जो भाषाई तौर पर अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके संस्कृति को, उनके भाषाओं को, उनके रहन सहन के बारे में, मतलब उनकी सारी समस्याओं के बारे में वो ध्यान रखेगा, ठीक है, ये कहा गया है। और 351 है, सबसे अंतिम है हमारा अनुच्छेद हिंदी के लिए। वो क्या कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाए। यानी कि संघ में रहने वाले लोगों का, संघ में जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनका और आम जनता का भी यही क्या है, कर्तव्य होगा कि वो अपनी हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो ये हमारे कुछ सामने आते हैं क्या अनुच्छेद जो कि हमारी हिंदी की स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज हमने हिंदी की संवैधानिक स्थिति को भी जान लिया है और हमारी जो भाषा विज्ञान की जो यूनिट है वो यहाँ समाप्त होती है। आज हम अपनी भाषा की यूनिट से समापन लेते हैं और कल से यानी कि आने वाले दिन में जो हम शुरू करेंगे वो हम अपनी यूनिट 4 को शुरू करेंगे, जिसमें हम वैचारिक स्थिति को जानेंगे कि वैचारिक स्थिति क्या है, वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, विचारधाराएं जो हमारे सामने साहित्य के लिए आई हैं उन्होंने क्या योगदान दिया है। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक, अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें, उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।